Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। JIGL की हमारी क्लास है। JIGL की क्लास में हम चैप्टर कर रहे थे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमने ये चैप्टर अपना JIGL की क्लास में स्टार्ट किया था बच्चों। बात करते हैं अब जब हम ये चैप्टर कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने काफ़ी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पढ़ा, होता क्या है, और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज हमारी जो ये क्लास है, क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे आगे कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्क्रिशन का। डिस्क्रिशन भाई, जो ये डिस्क्रिशन है, राइट ऑफ डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट को मिलता है। ये किसको मिलता है? गवर्नमेंट को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को मिलता है ना। जिसमें ये उनको जो मिलता है, किसके थ्रू मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलता है इनको। और इसमें जुडिशियल रिव्यू भी होता है। जुडिशियल रिव्यू जब आप क्या करते हो, डिस्क्रिशन को क्या करते हो, दो तरह से आप जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पहला जब डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन होता है, और दूसरा जब आप पावर एक्सरसाइज करते हो डिस्क्रिशन की। हमने डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन जो है अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और आगे आज हम बात करते हैं टॉपिक की जिसका नाम है जुडिशियल रिव्यू एट द स्टेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। अब इसमें क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू मतलब एग्जामिनेशन ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स क्या करती हैं? एग्जामिन करती हैं, एग्जामिन करती हैं, चेक करती हैं। जब कोई भी डिस्क्रिशन जो है, जब कोई भी डिस्क्रिशन का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रिशन का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रिशन का मीनिंग होता है फ्रीडम। फ्रीडम एक तरह से मर्जी होना, मर्जी चलना, अपनी मर्जी। मर्जी भाई, अपनी मर्जी से अगर कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करती है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्क्रिशन होता है, तो उस केस में कोर्ट्स जो हैं एग्जामिन करती हैं कि क्या जो ये डिस्क्रिशन है एक्सरसाइज की गई है, क्या ये अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल की गई है या नहीं की गई है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स की गई हैं या नहीं की गई, कि क्या फंडामेंटल राइट्स को हार्म तो नहीं किया गया। नो लॉ कैन बी क्लोथ administrative action while a complete finality, even if the law say for the court always examine the ambit and even the mode of exercise to check it is conformity with the fundamental rights। यहाँ पे क्या कहता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है फाइनल नहीं कहा जाएगा, किसी भी कंप्लीटली फाइनल नहीं कहा जाएगा, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को कंप्लीटली फाइनल तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि क्या ना हो, कोर्ट्स अच्छे से चेक ना कर ले कि जो ये एक्सरसाइज किया गया है, जो भी ये डिस्क्रिशन है, जो ये डिस्क्रिशन एक्सरसाइज की गई है, ये किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए? ये फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। द कोर्ट इन इंडिया हैज डेवलप्ड वेरियस फॉर्मुलेशन टू एक्सरसाइज द एक्सरसाइज to formulation to control the exercise of administration discretion। मतलब कोर्ट्स ने क्या किया है, अलग अलग फॉर्मुलेशंस, अलग अलग तरीके, फॉर्मूलास, तरीके क्या है, डेवलप किए गए हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने को कंट्रोल कर सकते हैं। और इनमें कौन कौन से वो हैं, जो फॉर्मुलेशंस हैं, तरीके कौन कौन से हैं? Authority has not exercised its discretion properly, abuse of
डिस्क्रिशन, अगर अपनी डिस्क्रिशन को, जो उसके पास पावर दी गई है, जो अपनी फ्रीडम है, जो पावर है, जो फ्रीडम है एक अथॉरिटी की, अगर अथॉरिटी अपनी पावर को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करती, यानी अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। और दूसरा, अथॉरिटी इज डीम नॉट टू हैव एक्सरसाइज इट इज डिस्क्रिशन एट नॉट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कि भाई क्या कहना चाह रहा है कि जहां पर अथॉरिटी जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज करते टाइम, अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते टाइम माइंड को अप्लाई अप्लाई नहीं करती, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है, तो इन केस में कोर्ट्स जो है रिव्यू कर सकता है, कोर्ट्स जो है रिव्यू कर सकता है इन तरीकों के बेसिस पे, चेक कर सकता है किसी की भी अथॉरिटी की, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जो डिस्क्रिशन उसने एक्सरसाइज की है, उसको कोर्ट्स क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है। पहले हमारे पास आता है अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। क्या होता है अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन? मैलाफाइड, मैलाफाइड का मीनिंग होता है रॉन्ग फेथ, रॉन्ग फेथ, बैड फेथ, रॉन्ग फेथ कह लो या बैड फेथ कह लो, बुरी भावना। मैलाफाइड का मीनिंग होता है बुरी, बुरी भावना से, गलत इंटेंशन से, रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन। If discretionary power is exercised by authority with bad faith or dishonest intention, अगर किसी अथॉरिटी ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज किया है गलत भावना से, गलत तरीके से, एक्शन इज क्वेश्ड बाय द कोर्ट, तो उसके एक्शन को कोर्ट क्या कर देगी, क्वेश कर देगी, रद्द कर देगी। Malified exercise of discretion power is always bad and taken as abuse of discretion, और उसको क्या बोला जाता है, abuse of discretion बोला जाता है। Malified may be taken to mean dishonest interruption and corrupt motive। Malified Malified को क्या बोला जाता है, dishonest या फिर corrupt motive। In relation to exercise of statutory power, it may be said to comprise dissonant and malicious। कि भाई क्या होना चाह रहा है कि भाई अगर कोई इंटेंशन गलत तरीके से, कोई बैड इंटेंशन है, तो उसको मैलाफाइड इंटेंशन बोलेंगे, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन बोलेंगे। अगर फ्रॉडुलेंटली क्या की जा रही है, अगर धोखाधड़ी करने के पर्पज से कोई अथॉरिटी कोई अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर रही है, तो उसको मैलाफाइड इंटेंशन बोला जाता है, मैलाफाइड। तो इस केस में जो कोर्ट होंगी, कोर्ट अथॉरिटी के एक्शन को क्या कर देंगी, अथॉरिटी के एक्शन को क्वैश कर देंगी। क्वैश्ड, क्वैश का मीनिंग होता है रद्द करना, रद्द करना, उनके एक्शन को रद्द कर दिया जाएगा अगर कोई अथॉरिटी क्या करती है, गलत तरीके से काम करती है। इररेलेवेंट कंसिडरेशन, irrelevant consideration, if a statute confer power for one purpose and it used for a different purpose, it not regarded as a valid exercise of power। मान लो किसी लॉ के अंदर किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए आपको पावर दी गई, मतलब किसी एक लॉ के अंदर किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए, किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए क्या हुआ, अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दी गई। बट क्या होता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या करती है, उस पावर का यूज किसी दूसरे पर्पस के लिए करती है, तो उसको करेंगे कि ये क्या नहीं है, ये एक वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं है। उस पावर का यूज अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए किया जाता है, दूसरे पर्पस के लिए किया जाता है, तो हम बोलेंगे कि जो ये पावर एक्सरसाइज की गई है, हम बोलेंगे कि जो ये पावर एक्सरसाइज की गई है,
it is not a valid exercise of power. It is not a valid exercise of power. और कोर्ट यहां पे क्या कर देगी, उसके एक्शन को, उसकी पावर को क्वैश कर देगी, उसकी पावर को क्वैश कर देगी, रद्द कर देगी, खत्म कर देगी। क्लियर है? अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन आ गया पहला, मैलाफाइड, दूसरा इररेलेवेंट कंसिडरेशन, तीसरा बात करते हैं, आगे बात करते हैं लीविंग आउट रेलेवेंट कंसिडरेशन। लीविंग आउट रेलेवेंट कंसिडरेशन, लीविंग आउट रेलेवेंट कंसिडरेशन के अंदर क्या आता है, administrative authority exercise discretionary powers is required to be take into account all relevant factor. If it leave relevant consideration, the action will be relevant. मतलब जब किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अपनी पावर एक्सरसाइज करते टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर करना होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर करने होते हैं। भाई वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख के ही अपनी पावर को, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करेगी। बट क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ देती है। वो रेलेवेंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ देना, लीव कर देना, तो इस केस में भी क्या बोला जाएगा, एक्शन जो है इनवैलिड है। जब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में नहीं रखती तो उस केस में भी जो ये एक्शन है अथॉरिटी का, इनवैलिड एक्शन बोला जाएगा। दूसरा आर्बिट्ररी ऑर्डर। आर्बिट्ररी का मीनिंग होता है किसी जबरदस्ती कोई ऑर्डर लगा देना, फोर्सफुली ऑर्डर, जबरदस्ती थोपना कुछ। आर्बिट्ररी का मीनिंग होता है थोपना, जबरदस्ती थोपना। द ऑर्डर मेड शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड कॉन्ग्रेंट रीजन, नॉट ऑन विम एंड फैंसी ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आर्बिट्ररी ऑर्डर के लिए होता है कि कोई भी ऑर्डर, यहां पे लिखा हो गया, कोई भी ऑर्डर जब कोई अथॉरिटी पास करती है तो वो कुछ फैक्ट के ऊपर, कुछ रीजन के ऊपर बेस होना चाहिए। कोई भी ऑर्डर जब कोई अथॉरिटी पास करती है तो वो कुछ फैक्ट्स के ऊपर और कुछ फैक्ट्स के ऊपर और कुछ रीजंस के ऊपर क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया, ना तो वो किसी फैक्ट पे बेस है, ना वो किसी रीजन पे बेस है, तो वो वैलिड नहीं होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन की। अब तक हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं इसके, मैलाफाइड, दूसरा इररेलेवेंट कंसिडरेशन, तीसरा लीविंग आउट द रेलेवेंट कंसिडरेशन, चौथा आर्बिट्री ऑर्डर। 5वां पॉइंट याद करते हैं, इम्प्रॉपर पर्पस। भाई जो आप डिस्क्रिशनरी, कोई भी अथॉरिटी जब कोई डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करती है, डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करती है, तो क्या कह रहा है यहां पे, जब कोई अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अब किसी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करती है तो उसका एक पर्पस होना चाहिए, उस पावर को एक्सरसाइज करने का एक पर्पस होना चाहिए, है ना।
उस पावर को यूज करने का एक पर्पस होना चाहिए। बट अगर विदाउट एनी पर्पस, है ना, अगर विदाउट एनी पर्पस एक इम्प्रॉपर पर्पस है यहाँ पे, अगर विदाउट एनी पर्पस उस पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है तो वो भी अब्यूज ऑफ पावर कहलाता है, वो भी अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन कहलाता है, वो भी क्या कहलाता है, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। टॉलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, टॉलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, where discretionary power is exercised by the authority on which it has been conferred ostensibly for the purpose for which it has been given but in reality for some other purpose। वही बात होगी भाई, क्या कहना चाह रहा है कि डिस्क्रिशनरी पावर किसी क्या किया कि डिस्क्रिशनरी पावर किसी अथॉरिटी ने एक्सरसाइज की, वो दिखा रही है कि हमने उसी पर्पस के लिए उस पावर को यूज किया है, बट एक्चुअल में क्या है, उसने किसी दूसरी पर्पस के लिए एक्सरसाइज उस पावर को किया है, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, इनवैलिड बोला जाएगा। जिसमें कोलोरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर क्या होता है, कोलोरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर क्या होता है, कोलोरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर क्या होता है कि भाई अगर कोई पावर अथॉरिटी ने किसी दूसरे पर्पस के लिए क्या की है, एक्सरसाइज किया है, बट वो ये दिखा रही है कि भाई जिस पर्पस के लिए मुझे पावर दी गई थी मैंने उसी के लिए यूज की है, लेकिन इन रियलिटी में उसने किसी दूसरे पर्पस के लिए एक्सरसाइज उस पावर को किया है, तो ऐसी पावर को भी क्या बोल दिया जाएगा, इनवैलिड बोल दिया जाएगा। कॉलरेबल एक्सरसाइज होती है ये, कॉलरेबल एक्सरसाइज। अब आते हैं आगे, नॉन कंप्लायंस विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, non-compliance with the procedural requirement and principle of natural justice, if the procedural requirement laid down in the statute is mandatory and is not complied। किसी अथॉरिटी को अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना था, है ना, किसी अथॉरिटी को अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए किसी प्रोसीजर को फॉलो करना था। लॉ में एक प्रोसीजर दे रखा है कि भाई कैसे आप अपनी पावर को एक्सरसाइज करोगे, ठीक है ना, बट अथॉरिटी ने क्या किया, बट अथॉरिटी ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो भी इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको भी बैड बोल दिया जाएगा, बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है ना, इसको भी इनवैलिड बोल दिया जाएगा, इनवैलिड। ये भी अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन होती है, अब्यूज ऑफ पावर होती है, इसको भी अब्यूज ऑफ पावर बोला जाता है। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, एक्सीडिंग जुरिडिक्शंस। भाई अथॉरिटी को मान लो अगर लॉ के अंदर किसी अथॉरिटी की पावर को लिमिट करा गया कि भाई इससे ज्यादा आप पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकते, अगर लॉ के अंदर किसी अथॉरिटी की पावर को क्या किया हुआ है, लिमिट किया गया है, लिमिट, भाई एक लिमिट तक ही आप अपनी पावर को क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर अथॉरिटी अपनी लिमिट से ऊपर जाके कोई काम करती है, अगर अथॉरिटी अपनी लिमिट से ऊपर जाके कोई काम करती है तो वो भी अब्यूज ऑफ, उसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन कहते हैं। अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन के पता चल गया क्या होता है, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन का पता चल गया। अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन के अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि यहाँ पर अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन है। पहला है मैलाफाइड,
दूसरा है इररेलेवेंट कंसिडरेशन, तीसरा है लीविंग आउट ऑफ रेलेवेंट कंसिडरेशन, चौथा आर्बिट्री ऑर्डर, पांचवा इम्प्रॉपर पर्पस, सिक्स्थ tolerable exercise of power, 7 non-compliance with the procedural requirement and principle of natural justice, and 8 exceeding the jurisdiction. अब आगे बात करते हैं नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। किन किन सिचुएशन में हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे अथॉरिटी ने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है, किन किन चीजों में हम बोलेंगे अथॉरिटी का यहाँ पे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, कि भाई अथॉरिटी ने माइंड यूज नहीं किया अपनी पावर एक्सरसाइज करने टाइम। एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, where the authority exercise it is discretionary power under instruction or dictation from superior authority. It is taken as a non exercise of power by the authority and it is decision or action is bad. भाई क्या कहना चाह रहा है, मान लो कई बार क्या होता है, हम जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे बॉस ने हमें बोल दिया वही हम करते हैं, जैसा उसने कह दिया हम वैसे कर लेते हैं, जो उसने बोल दिया चाहे वो ठीक है गलत है हम वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर किसी अथॉरिटी ने उसको किसी अथॉरिटी को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी बट उसने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर डिक्टेशन, डिक्टेशन मतलब डिक्टेशन का मीनिंग होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। डिस्क्रिशनरी का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रिशनरी होता है कि अपनी मर्जी से कोई पावर एक्सरसाइज करना, उसके पास अपनी फ्रीडम की पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर उसने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज तो किया, डिस्क्रिशनरी पावर को यूज तो किया बट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर, अपनी हायर अथॉरिटी, अपने जो उनसे कोई सीनियर था, सीनियर अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन पे डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज की बट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर अथॉरिटी, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर अथॉरिटी, सीनियर अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन पे उसने एक्सरसाइज की। तो इस तरह की पावर को क्या बोला जाता है, इस तरह की डिस्क्रिशन को बोला जाता है बैड डिस्क्रिशन। उसने अपना माइंड यूज नहीं किया, जो सीनियर अथॉरिटी ने बोल दिया उसने वही काम कर लिया, उसी बेसिस पे अपनी पावर को एक्सरसाइज कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, उसने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इन सच कंडीशन authority purport to act on its own but in substance the power is not exercised by it but by the other authority। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वैसे तो देखो क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर का मीनिंग क्या होता है कि भाई वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं। एक अथॉरिटी को जब डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है इसका मतलब क्या होता है, एक अथॉरिटी को जब डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकता है बट उसने डिस्क्रिशनरी पावर यूज की लेकिन किसी दूसरी अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन से। तो हम ये कहेंगे कि उसने ये पावर यूज नहीं की, किसी दूसरी अथॉरिटी ने इस पावर को एक्सरसाइज किया। तो और उसने कोई एक्शन लिया है लेकिन एक्शन उसने दूसरी अथॉरिटी के कहने पे लिया है, तो उसने, हम ये कहेंगे कि उसने अपना माइंड यहाँ पे क्या नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। एक्शन अंडर डिक्टेशन, एक्शन अंडर डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे होगा नॉन एप्लीकेशन का पहला पॉइंट। अगर आप कोई अथॉरिटी किसी दूसरी अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन पर डिस्क्रिशनरी पावर लेती, एक्सरसाइज करती है, तो वहां पे बोलेंगे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। दूसरा सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, दूसरा पॉइंट होता है सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। इफ अथॉरिटी इम्पोज fetters
on its discretion by announcing rule of policy to be applied by rigidity to all case coming before it is decision. It is action decision will be bad. भाई क्या कहना चाह रहा है, जब फैटर का मीनिंग होता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस, जब अथॉरिटी कोई रिस्ट्रिक्शन अपने डिसीजन की अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्या लगा देती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। जब अथॉरिटी अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी फ्रीडम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कोई रूल्स ऑफ पॉलिसी को अनाउंस करके कि भाई इस कोई पॉलिसी, अथॉरिटी ने क्या किया, किसी पॉलिसी को अनाउंस किया कि भाई जब भी आप कोई डिसीजन लोगे आप इस कोई भी इस रिस्ट्रिक्शन को क्या करोगे, फॉलो करोगे, इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। जब ऐसे करके अथॉरिटी अपने आप पे ही, जब अथॉरिटी अपने आप पर ही क्या कर लेती है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा लेती है, रिस्ट्रिक्शन लगा लेती है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को, इस तरह की चीजों को बोला जाता है बैड डिस्क्रिशन, बैड डिस्क्रिशन, बैड डिस्क्रिशन। Authority, the authority entrusted with the discretionary power is required to exercise is after considering the individual case, and authority should not impose fetter on its discretion by adopting fixing rule of policy। भाई क्या है कि भाई जब किसी को डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है तो वो उस पावर का यूज पूरी तरह से करेगी एक इंडिविजुअल केस पे। अथॉरिटी उस पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, अपने आप को वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। अगर उसे अपनी पावर का यूज करना है तो पूरी तरह से अपनी पावर का यूज करेगी। वो किसी पॉलिसी को थ्रू कोई रूल ऑफ पॉलिसी बना के अपनी पावर को, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो इसमें कहेंगे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। थर्ड, एक्टिंग मैकेनिकली एंड विदाउट ड्यू केयर। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक जब अथॉरिटी क्या करती है, एक मशीनरी की तरह काम करती है, जो बोल दिया कर दिया, जो हो गया कर दिया, उसमें किसी तरह की कोई केयर नहीं करती, कोई देख रेख नहीं करती, कोई फैक्टर को कंसीडर नहीं करती। तो इस चीज में भी क्या होगा, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू एन इशू दैट रिक्वायर्ड एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटी विल रेंडर द डिसीजन बैड। भाई अगर आप एक मशीन की तरह, जब अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी एक मशीन की तरह काम कर रही है, एक्टिंग मैकेनिकली, मैकेनिकली काम कर रही है, एक मशीन की तरह काम कर रही है, कोई फैक्टर को कंसीडर ही नहीं कर रही, अपनी पावर को एक्सरसाइज करते टाइम किन्हीं फैक्टर्स को कोई देख ही नहीं रही है कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा, है ना, अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए। तो उस चीज में हम बोलेंगे कि ये भी नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। भाई अथॉरिटी अपना सिर्फ एक मशीन की तरह काम कर रही है, अपना माइंड यूज नहीं कर रही, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहेंगे इसको भी। क्या कहेंगे, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो ये जो होता है जुडिशियल रिव्यू, ये क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है। हमने एक टॉपिक पढ़ा अभी लास्ट में, जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे थे। जुडिशियल रिव्यू, जब कोर्ट रिव्यू करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर। जुडिशियल रिव्यू हम पढ़ रहे थे एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर। अब इसमें दो तरह के रिव्यू होते हैं। किस तरह से होता है, एक होता है अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, और दूसरा हम पढ़ रहे थे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इसमें हमने अलग अलग फैक्टर को पढ़ा, इसमें हमने अलग अलग फैक्टर्स को पढ़ा था, और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड में भी अलग अलग फैक्टर्स को पढ़ा था, जिनके बेसिस पे अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये बैड है, ये डिस्क्रिशन ऑफ पावर ढंग से एक्सरसाइज नहीं की गई। एक होता है स्टैट्यूटरी रिव्यू, एक होता है
स्टैट्यूटरी रिव्यू। स्टैट्यूटरी रिव्यू, स्टैट्यूटरी रिव्यू क्या होता है? स्टैट्यूटरी रिव्यू क्या होता है वो बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी रिव्यू, द मेथड ऑफ स्टैट्यूटरी रिव्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो स्टैट्यूटरी रिव्यू होता है वो दो तरह का होता है। एक, ऊपर हमने जुडिशियल रिव्यू की बात करी। जुडिशियल रिव्यू एट द टाइम ऑफ, दो तरह से होता है, दो स्टेज पे जुडिशियल रिव्यू होता है। जब डिस्क्रिशनरी पावर को डेलीगेट किया जाता है, और दूसरा जब डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। और एक होता है स्टैट्यूटरी रिव्यू। स्टैट्यूटरी रिव्यू में होती है स्टैट्यूटरी अपील्स। अपील्स, स्टैट्यूटरी रिव्यू में होता है स्टैट्यूटरी अपील्स। और दूसरा होता है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ केस। रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी अपील क्या होती है। स्टैट्यूटरी अपील्स आर सम एक्ट विच प्रोवाइड फॉर अपील फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल टू द हाई कोर्ट और अ पॉइंट ऑफ लॉ। ये कहना चाह रहा है कि स्टैट्यूटरी अपील में क्या होता है, मान लो किसी अथॉरिटी को पावर दी गई थी और उसने अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं किया, तो आप अपील फाइल कर सकते हो हायर हाई कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो। मान लो स्टैट्यूटरी अपील में क्या होता है, किसी लॉ के अंदर किसी अथॉरिटी को कोई पावर दी गई थी, लॉ के अंदर किसी अथॉरिटी को पावर दी गई थी। मान लो, अब जैसे क्या है, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ के अंदर एनसीएलटी है ना। एनसीएलटी, अगर कोई अथॉरिटी, मान लो अब कंपनी लॉ के अंदर अथॉरिटी आरओसी है, आरओसी हो गया, आरडी हो गया, है ना। अगर ये कोई ढंग से काम नहीं कर रही, आप इनके काम से खुश नहीं हो या कुछ नहीं हो, आप केस फाइल कर सकते हो एनसीएलटी में। एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर ऐसा दे दिया, कोई ढंग से ऑर्डर पास नहीं किया, कोई गलत तरीके से अपनी पावर को एक्सरसाइज किया, तो एनसीएलटी के अगेंस्ट आप एनसीएलटी में अपील फाइल कर सकते हो। तो भाई स्टैट्यूटरी अपील्स होती हैं ये कि भाई अगर लॉ के अंदर किसी अथॉरिटी ने, किसी ट्रिब्यूनल ने, है ना, कोई ढंग से डिस्क्रिशनरी पावर को यूज नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट, जो भी उसकी हायर कोर्ट होती है, वहां पे आप अपील फाइल कर सकते हो स्टैट्यूटरी अपील के अंदर। दूसरा, रेफरेंस टू द हाई कोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ केस। रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, there are several statute there are several statute which provide a reference or a statement of case by an administrative tribunal to the high court under section 256 of the income tax act 1961, where application is made to the tribunal by assessed assessee and tribunal refuse to state the case, the assessee may apply to the high court. If high court is not satisfied about the correctness of decision of the tribunal, it can require the tribunal to state the case and refer to it court. भाई कई बार क्या होता है, मान लो किसी ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास क्या हुआ, हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास कोई केस लेके मान लो गए, ठीक है ना। रेफर करना, रेफरेंस किस तरह से होती है भाई, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास केस लेके गए, केस ले गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने केस को क्या करने में, स्टेट करने में, केस को रजिस्टर करने में, स्टेट को केस को एंटरटेन करने में मना कर दिया। तो क्या हो सकता है, आप रेफर कर सकते हो केस को, कहां पे, किसको रेफर कर सकते हो, हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हो, हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हो। And if High Court is not satisfied about the correctness of the decision of tribunal, it can require the tribunal to state the case and refer to it to the court. और अगर कहीं पर केस की, मतलब जो डिसीजन था ट्रिब्यूनल का, उसकी करेक्टनेस से कई बार जो है हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती, तो भाई वो बोल सकता है ट्रिब्यूनल को कि भाई आप केस को क्या करो, स्टेट करो, रजिस्टर करो और हमें रेफर करो, कोर्ट को रेफर करो। तो ये स्टैट्यूटरी रिव्यू होता है। स्टैट्यूटरी रिव्यू किन बेसिस पे होता है, अपील्स होती हैं, अपील कर सकते हो आप, और दूसरा रेफरेंस ऑफ केस कर सकते हो।
भाई सीधा ही रेफर कर देना केस को, ठीक है ना। भाई कई बार क्या होता है, कई बार एक कोर्ट के पास केस आता है या किसी अथॉरिटी के पास केस आता है, लेकिन अथॉरिटी है कंफ्यूज है, कंफ्यूज है, तो वो रेफर कर सकती है केस को हायर अथॉरिटी के पास, अपील के थ्रू या रेफरेंस के थ्रू। दो तरह से क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिव्यू होता है, दो तरह से क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिव्यू होके पर चलता है, स्टैट्यूटरी रिव्यू होके पर चलता है।